हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 हिस्ट्री से चैप्टर 4 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले इसका पार्ट 1 आया हुआ है, उसको भी जरूर देखिए। गाइस, इस चैनल पे हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी और सिविक्स को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मंथ के एंड तक हम क्लास 7 को भी प्रॉपर कंप्लीट कर लें और क्लास 8 के जितने चैप्टर हो सकेंगे एग्जाम से पहले हम उनको कवर कर लेंगे। जो हिस्ट्री है उसको हम रीडिंग के थ्रू और नोट्स के थ्रू कवर करेंगे और जो हिस्ट्री और सिविक्स है उसके हम प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स के थ्रू जो है इनको कवर करेंगे। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट में जो इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण। अब इसमें महापाषाण को बताया हुआ है क्या महापाषाण? महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो बड़ा पत्थर के नाम से आप समझोगे इसको, महापाषाण का मतलब नाम से जाने जाते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीन से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। कितने हज़ार साल पहले? 3000 साल पहले। ये जरूरी है, ये ध्यान रखना है हमने। यह प्रथा और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है भारत में जहाँ ये जो है फेमस रही, वो भी देखेंगे। इसमें है दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर। फिर से देखते हैं, पहला है दक्कन, फिर है दक्षिण भारत, और फिर है उत्तर पूर्वी भारत, और फिर है कश्मीर। अब लिख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल दो मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते हैं और कुछ जमीन के भीतर, मतलब दो तरीके के दिखेंगे इसमें। एक तो जमीन के ऊपर दिखेंगे और एक जमीन के नीचे अंदर दिखाई देंगे। कई बार पुरातात्विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनको कई बार तो प्रॉपर ऐसे गोलाकार जो है डिजाइन में कुछ मिलता है, और फिर कई बार इनको दिखता है कि कब्रों की जगह खाली कोई पत्थर रखा हुआ है। ये ही मात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। उसके बाद देखते हैं इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। क्या सिमिलैरिटी थी कि जो डेड बॉडीज होती थी उनको किसी तरीके के स्पेसिफिक बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं, इनके साथ ही मिलते हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। अब घोड़ों के कंकाल तक मिले हैं, इसका मतलब है डेड बॉडीज के साथ जो है घोड़े भी दफनाए जाते होंगे, लोहे के औजार दफनाए जाते होंगे, हथियार और जो पत्थर वगैरह है, सोने गहने हैं, ये कहीं ना कहीं रीबर्थ में जो है यकीन रखते होंगे, इसलिए इतना सारा जो है सामान इनके साथ दफनाते थे। अब क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? अब यहाँ तक बताया हुआ है। उसके बाद जो है ये पिक्चर्स हैं, इनके बारे में कुछ कुछ बता के इनको डिफाइन कर रखा है। जैसे कि पहली पिक्चर है ऊपर, इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान कहा जाता था। शवाधान मतलब सिस्ट कहा जाता था। ऐसे जो मिले हैं इनको कहते थे। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख, यहाँ पे ये रहा जो है एक सुराख है, एक होल है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता था। यहाँ से हटता होगा तो यहाँ आसपास कोई रूम होते होंगे, वहाँ तक जाने का रास्ता होता था। अब देखते हैं आगे। ये जो है लेफ्ट में एक दो इमेज है, फिर राइट में एक इमेज है। पहले में बता रखा है महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान है ये सारे के सारे। बाएं ओर ये जो है पिक्चर घोड़े के लिए सामान है, ये घोड़े के लिए सामान है। बाएं ओर कुल्हाड़ी, बाएं ओर जो है कुल्हाड़ी है, और फिर दे रखा है नीचे एक कटार है। ये नीचे ये एक चाकू की तरह, एक नाइफ की तरह दे रखा है। ये सारी चीज़ें लोहे की है। लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करना। अब जो सोशल स्टेटस था वो भी देखना था। क्या लोगों का स्टेटस सभी का एक जैसा था? मतलब लोगों के पास क्या सभी सभी लोगों के पास सेम चीज़ें थी? वो देखते हैं। पुरातात्विद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। जो भी चीज़ें उनके साथ अपनाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं की होंगी। कभी कभी कब्र की तुलना में, एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती है। अब ऐसा एक एग्जाम्पल ब्रह्मगिरी का है। ये एक जगह है, यहाँ पे एक व्यक्ति की कब्र मिली है जिसमें 33 जो है सोने के मन के मिले हैं और शंख पाए गए हैं। ये बाकी कब्रों से बिल्कुल अलग रहे हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि लोगों में अमीरी और गरीब का जो है कॉन्सेप्ट रहा होगा। कोई लोग बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे। तो ये पता चलता है कैसे, जिनके पास कुछ चीज़ें होंगी तभी तो उनको दफनाएंगे। अब देखते हैं, दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। और कुछ के पास, गरीब जो लोग रहे होंगे उनके पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन रहे होंगे, तो उन्होंने वही उनको उनके साथ जो है दफना दिए। ये बताता है लोगों के बीच में जो है सामाजिक भिन्नता थी। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब थे, तो कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग उनके अनुयायी थे, कुछ लीडर्स रहे होंगे, कुछ उनके फॉलोअर्स रहे होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? अब हमने ये देखा एक ही जगह पे भिन्न भिन्न तरह की, मतलब अलग अलग तरीके की जो है कब्रें मिलती थी, जिससे पता चलता था जहाँ पे ज़्यादा सामान मिलता था कि वो पर्सन किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। जहाँ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं वो बताता है कि खाली किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करता होगा, कि जितना जो उनके पास है उन्होंने वहीं दफना दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें पूछा हुआ है कि क्या ऐसा कोई जगह, ऐसी कोई जगह होगी, ऐसा कोई प्लेस होगा जहाँ पे बहुत सारी कब्रें मिलेंगी और वो कहीं ना कहीं एक ही फैमिली की होंगी। देखते हैं, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। अलग अलग समय पर मतलब अलग अलग समय पर मृत्यु हुई होगी उनकी, इसलिए बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते, जो इन्होंने बताया था, ये जो होल था, ये जो होल है, इसी के रास्ते कहीं ना कहीं इनको लाके आसपास में दफना दिया जाता था, कब्र में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। मतलब एक प्रॉपर ऐसा एरिया इन्होंने बना दिया और कहीं से इनकी एंट्री के लिए कुछ स्पेस छोड़ दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर किसी को दफनाना है तो उसी को हटा के ये उसमें एंटर कर सके और दफना सके। आगे है, हाँ, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अब ये इनाम गांव है, इसमें एक व्यक्ति की कब्र है, उसके बारे में देखेंगे। यह है भीमा की सहायक नदी, घोड़ के किनारे एक जगह है। भीमा की सहायक नदी है और उसके घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पे 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है।
कहाँ पे लोगों को सीधा दफनाकर जो है सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, इनाम गाँव में। उनका सर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इतने टाइम पुराना है और इसमें ये बताया गया है कि जो इंसान को ना बिल्कुल सीधा लिटा के जो है गड्ढे में दफनाया जाता था और उत्तर की तरफ इनका मुंह होता था और कई बार तो इनको घरों के अंदर ही दफना दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ये एक अलग सी चीज़ें दे रखी है इसमें थोड़ी। एक आदमी था जिसको 5 कमरों वाले मकान के आंगन में जो बीच में उनका जो होगा चौक, उसमें दफनाया गया था। 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस गांव में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। अब इससे आगे देख लेते हैं हम। यहाँ का हमने सारा पढ़ लिया है। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? जब हम उन बॉडी के कंकालों को, हम क्या ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, ये पढ़ते हैं तो इनसे हमें पता क्या चलता है और कैसे पता चलता है? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर कोई छोटा सा कंकाल है, कोई छोटा सा स्केलेटन है, तो वो बताता है कि ये किसी बच्चे का रहा होगा। लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच में बड़ा फर्क नहीं होता। अब उसमें भी मेल और फीमेल आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादा जो है डिफरेंस उसमें होता नहीं है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या किसी स्त्री का? अब बच्चों के बारे में तो हम इतना ज़्यादा वो नहीं लगा सकते, बट अगर ये अडल्ट हैं तो इनके बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं वो देखते हैं। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। आज के समय में भी जो है लोग, मेल जो है एक्सेसरीज पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, ईयरिंग्स तक पहनते हैं। अब देखते हैं तो ये बता पाना बिल्कुल एग्जैक्ट कि ये फीमेल है या मेल है, ये थोड़ा टफ होता था। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जाँच है। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर जेंडर पता करना है तो उनकी हड्डियों की जांच की जाती है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। जो उनका लोअर पोर्शन होता है वो जो है ब्रॉड होता है, कंपैरिजन करें अगर मैन की बोन से। आगे है, ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए, चरक संहिता भी हम देखते हैं। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम से किताब लिखी। अब ये आ जाएगा कि ये चरक संहिता किसने लिखी थी, तो चरक ने लिखी थी। 2000 साल पहले की बात है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान 206 हड्डियों की से काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने 360 बताया, हम देखते हैं एट प्रेजेंट कितना होता है, 206। असंभव है। चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को साथ जोड़कर यह संख्या जो है बताई होगी। जब हम 206 कहते हैं तो हम इनको काउंट नहीं करते। फिर देखते हैं इनाम गाँव के लोगों के काम धंधे। अब वो काम क्या करते थे, ये क्यों फेमस था? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि जो है किसी इंसान को सीधा लिटाकर दफनाया गया था, उत्तर की तरफ मुंह करके। तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन वगैरह इसमें और डिटेल में दे रखी थी, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको। इनाम गांव में पुरातात्विदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, भेड़, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चींटियां, गढ़ाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की भी जो है हड्डियां पाई गई हैं। ये सारी चीज़ें ये बताते हैं कि इस समय में इस पर्टिकुलर प्लेस पर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। खाली इतना ही समझना इसमें। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरीके की रसबरियां एकत्रित की जाती थी। ये स्टोर करके रखते थे ताकि जब खाना ना हो उपलब्ध तो खा सके। इसके बाद देखते हैं अदर में क्या दे रखा है। एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। अब हमने देखा कि इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं, बट चाइना में बता रखा है कि जो जानवरों की हड्डियां होती थी उन पर लिखा जाता था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था। तो ऐसी हड्डियां कहाँ मिलती हैं? चाइना में, जिनको वो कहेंगे कि भविष्यवाणी करने वाली जो है हड्डियां थी, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? एक तरीके की जो है प्रेडिक्शन की जाती थी इनसे। क्या फसल अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? ये जो क्वेश्चन थे ये सारे के सारे हड्डियों पर लिख के उनके आंसर जो है ढूंढने की कोशिश की जाती थी। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी कर सकते हैं। अब जरूरी थोड़ी है जो वो चीज़ देख रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल सही हो। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी शामिल थे। लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो चाइना के बारे में हमें पता चला कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग था। ये जो जानवरों की हड्डियाँ होती थी उन पर लिखवाते थे और कहीं ना कहीं इन हड्डियों को प्रेडिक्शन की तरह जो है यूज़ में लेते थे। और एक चीज़ और पता चली कि यहाँ पे लोहे का जो है यूज़ होना शुरू नहीं हुआ था। तो गाइज यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।